क्या इसराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो ऐसे में जब ईरान पर इसराइल के हमले और ईरान की तरफ से उसकी जवाबी कार्रवाई जारी है, हर शख्स के जहन में उभर रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। आइए इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। जुमा की सुबह 13 जून 2025 इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उनकी फोर्सेस ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है और धमकी दी कि ये स्ट्राइक कई दिनों तक जारी रहेगी, जितना इस खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी हो। ये कहना था बेंजामिन नेतन्याहू का। इस बयान के साथ इसराइल ने ईरान के अंदर अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू की, जो उसकी ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट की तारीख में सबसे जरूरतमंदाना एडवेंचर है, जिसे वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। ये ऑपरेशन जो एक कम्प्रिहेंसिव कैंपेन लगता है। इसराइल बहुत ज़माने से ये कहता आ रहा था कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रहा है और उसे रोकने का वक्त ख़त्म हो रहा है। इसराइली हमले में ईरान के कई सेंसिटिव न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया, जिनमें इस्फहान सूबे की नतंज फैसिलिटी, खंदाब जहां आराक हेवी वाटर रिएक्टर है, और खुरमाबाद और तेहरान के करीब के साइट्स शामिल हैं। स्ट्राइक्स में ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम्स की अहम फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया गया। स्ट्राइक सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि हाई लेवल लीडरशिप का कत्ल या सफाया भी उनमें शामिल था, जिनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी और इन्फ्लुएंशियल न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे फरीदून अब्बास दवाई और मोहम्मद मेहदी तहरानची शामिल हैं। इस हमले के साथ इसराइल ने ईरान के साथ ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का एक नया चैप्टर शुरू किया, जो बरसों के खुफिया ऑपरेशंस के सिलसिले और पॉलिटिकल डिनायल के बाद शुरू हुआ। इसराइल ने एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट के तौर पर देखे जाने वाले खतरे के मुकाबले में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी, लेकिन उसने दोनों तरफ से एस्केलेशन और ईरानी रिएक्टर के लिए बड़े दरवाजे भी खोल दिए, जो इलाके में एंगेजमेंट के रूल्स को रीड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये स्ट्राइक्स अपने ऐलान करदा मकसद यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगी, या ये गोल अभी दूर है? क्या ये स्ट्राइक्स तेहरान को पीछे हटने पर मजबूर करेंगी, या उसकी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करने की विल को तेज करेगी? क्या ये एक अचानक होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक होगी जिसके बाद सन्नाटा छा जाएगा, या ये इलाके को जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के नए फेज में धकेल देगी? पहले समझते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने क्या हैं। दरअसल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक वसी नेटवर्क पर फैला हुआ है, जो मुल्क के सेंटर से लेकर दूर दराज तक फैला है। उसके कई साइट्स को एक्सट्रीमली फोर्टिफाइड इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया गया है। अल जजीरा अरबी की वेबसाइट ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट छापी है। इस वीडियो में इसी रिपोर्ट के हवाले से बात की जाएगी। उसने बताया है कि ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स को एक्सट्रीमली फोर्टिफाइड इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया गया है। कुछ अंडरग्राउंड या पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं, जो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन जो खास तौर पर सिर्फ एयर स्ट्राइक्स पर बेस्ड हों, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इन साइट्स में सबसे पहली नतंज फैसिलिटी है, जो इस्फहान सूबे में है और हालिया इसराइली एयर रेड्स का एक अहम टारगेट थी, क्योंकि ये ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट का मेन सेंटर है। इस फैसिलिटी में 8 मीटर गहराई पर अंडरग्राउंड हॉल्स हैं, जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और रॉक्स की तहों से घिरे हैं, जिससे कन्वेंशनल एम्यूनिशन से उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करना इंतहाई मुश्किल है। पिछले बरसों में नतंज फैसिलिटीज पर पुरअसरार एक्सप्लोजन्स हुए, जिन्हें सबोटाज ऑपरेशंस कहा गया, जो ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते थे। उसने तेहरान को एक नई स्ट्रेटजी अपनाने पर मजबूर किया, जिसमें जियोग्राफिकल डेप्थ और इंजीनियरिंग फोर्टिफिकेशन को बढ़ाया गया, जैसे कि नतंज के करीब जागरोस माउंटेन्स की चोटी के
नीचे एक नया कम्प्लेक्स बनाया गया। सन 2022 की सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक ये नया कम्प्लेक्स इलाके के एक बुलंद पहाड़ के अंदर है जो समुंदर की सतह से 16 मीटर बुलंद है। एक अंदाजे के मुताबिक मेन हॉल्स 76 से 145 मीटर की गहराई पर खोदे गए हैं, जो फैसिलिटी को एक घनी नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर देता है जो इवन एडवांस्ड बंकर बस्टर एम्यूनिशन से टारगेट करना मुश्किल है। दूसरी फैसिलिटी फोर्डो तेहरान से 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, जहां ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजेस हैं। नतन से छोटी होने के बावजूद ये ज़्यादा फोर्टिफाइड है क्योंकि ये एक पहाड़ के अंदर 80 से 90 मीटर गहराई पर खोदे गए टनल में है। ये गहराई कन्वेंशनल एम्यूनिशन की रसाई से बाहर है और उसे तबाह करने के लिए हेवी बंकर बस्टर बॉम्ब्स की ज़रूरत है जो इसराइल के पास नहीं है। अराक में तेहरान के साउथ वेस्ट में हेवी वाटर रिएक्टर है जो प्लूटोनियम प्रोडक्शन के जरिया न्यूक्लियर वेपन बनाने का एक अल्टरनेटिव पाथ है, न कि यूरेनियम एनरिचमेंट। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल जज़ीरा वेबसाइट के मुताबिक ईरानी ऑफिशियल मीडिया ने कंफर्म किया है कि ये साइट हालिया इसराइली हमले का टारगेट थी, लेकिन नुकसान की एग्जैक्ट एक्सटेंट पर कोई डिटेल्स अभी तक नहीं है। इस्फहान फैसिलिटी, जिसे जुमा की दोपहर इसराइली एयर अटैक्स में टारगेट किया गया, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में एक अहम लिंक है, जहां रॉ यूरेनियम को गैस यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाता है जो इनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी ओवरग्राउंड लोकेशन की वजह से इस्फहान एक एक्सपोज टारगेट है और रिलेटिव इजी टू हिट है, जो सेंट्रीफ्यूजेस के लिए फीड गैस की सप्लाई को डिसरप्ट कर सकता है। हालांकि ईरान इस नुकसान को छोटी सीक्रेट अल्टरनेटिव फैसिलिटीज से पूरा करने की कोशिश कर सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन फैसिलिटीज के अलावा ईरान के न्यूक्लियर मैप में दूसरी साइट्स भी हैं, जैसे पारचीन मिलिट्री कम्प्लेक्स, जिसके बारे में ख्याल है कि वहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड डिज़ाइन से मुतल्लिक एक्सप्लोसिव टेस्ट किए जा चुके हैं, और तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो मेडिकल एप्लीकेशन के लिए रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस करता है। यूरेनियम माइंस और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ अगरचे सप्लाई चेन के शुरू में अहम हैं, लेकिन उनके टारगेटिंग का ईरान की न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन कैपेसिटी पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट बहुत कम होगा। ईरान के पास यूरेनियम मटेरियल का एक बड़ा स्टॉक भी है जो मिलिट्री ग्रेड तक इनरिच किया जा सकता है, जबकि इसराइल और यूएस का ख्याल है कि वो तमाम ऑपरेशनल सेंट्रीफ्यूजेस साइट से बाखबर हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के असेसमेंट बताते हैं कि ईरान के पास एडिशनल सेंट्रीफ्यूजेस हो सकते हैं जिनकी लोकेशन मालूम नहीं। ये फिलहाल ऑपरेशनल सिस्टम में इंटीग्रेटेड न भी हों, लेकिन उन्हें जल्द एक्टिवेट किया जा सकता है। साथ ही ईरान की मजीद प्रोडक्शन की कैपेसिटी के साथ एक्सपर्ट का कहना है कि उनके लिए सिंगल स्ट्राइक काफ़ी नहीं। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ज्योग्राफिकल स्प्रेड और डीप इंजीनियरिंग फोर्टिफिकेशन किसी भी मिलिट्री प्लान के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को डिसेबल करने के लिए साइमल्टेनियस, प्रिसाइज और एक्सटेंसिव स्ट्राइक किए जाएं, तभी कुछ नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद फोर्डो और नतंज के करीब न्यू माउंटेन कम्प्लेक्स जैसे साइट्स को कन्वेंशनल एम्यूनिशन से इफेक्टिव डिस्ट्रक्शन का निशाना नहीं बनाया जा सकता। बॉम्ब्स जो 10 मीटर मिट्टी या कॉम्पैक्टेड सैंड को पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो चंद मीटर आम कंक्रीट से आगे नहीं जा सकते और उनकी इफेक्टिवनेस हाई डेंसिटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या स्टील रीइंफोर्समेंट के सामने और कम हो जाती है। असेसमेंट बताते हैं कि ज्यादातर ईरानी फैसिलिटीज लेयर्ड कंक्रीट, हार्ड रॉक्स, कॉम्पैक्टेड सॉइल और शायद स्पेशली डिजाइन मटेरियल से प्रोटेक्टेड हैं जो बंकर बस्टर वेपन्स को इफेक्टिव बनाने में
बड़ी रुकावट हैं। मिसाल के तौर पर नतंज फैसिलिटी उसकी रिलेटिव शैलो डेप्थ 8 मीटर के करीब होने के बावजूद उसे तबाह करने के लिए एक ही पॉइंट पर प्रिसाइज एंड रिपीटेड स्ट्राइक्स की जरूरत होगी ताकि डिफेंसिव कवर को पेनिट्रेट किया जा सके और वॉरहेड को फैसिलिटी के अंदर एक्सप्लोड किया जा सके। इसके लिए एम्यूनिशन जैसे GBU-28 की ज़रूरत है, जो इसराइली एयरफोर्स के आर्सेनल में सबसे पावरफुल है, लेकिन सिर्फ 6 मीटर पेनिट्रेशन कैपेसिटी रखता है और ये फैसिलिटी को फुल डैमेज देने की गारंटी नहीं देता। हायर इफेक्टिव एम्यूनिशन जैसे अमेरिकन GBU-57 इसराइल के पास नहीं है और उसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर सेट से लॉन्च करने की ज़रूरत है, जो इसराइल के पास भी नहीं है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्निकल लिमिटेशन न्यूक्लियर एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट के इस असेसमेंट से समझ में आती है, जिनका ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी से है। उनका कहना है कि नतंज फैसिलिटी को हालिया इसराइली स्ट्राइक से सरफेस लेवल डैमेज हुआ और अंडरग्राउंड साइट के डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ तक कि अगर नतंज फैसिलिटी डिसेबल हो जाती है, ईरान के पास फोर्डो की छोटी इनरिचमेंट फैसिलिटी में फ्यूल ट्रांसफर करने का ऑप्शन है, जिसे पेनिट्रेट करने के लिए डायरेक्ट US इन्वॉल्वमेंट और GBU-57 बंकर बस्टर के साथ एक पॉइंट पर सीक्वेंशियल स्ट्राइक की जरूरत होती है। उसके बावजूद उसकी अंदरूनी डिजाइन कम्प्लेक्सिटी और डीप लेयर्ड फोर्टिफिकेशन की वजह से उसकी पेनिट्रेशन गारंटीड नहीं। कम पेनिट्रेशन कैपेसिटी वाले एम्यूनिशन टनल इंट्रेंसेस को डिसेबल करने या सप्लाई रूट्स को जाम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एयर कैंपेन के बगैर जो फॉलो अप स्ट्राइक को इंश्योर करे, ईरान को डैमेजेस रिपेयर करने और फैसिलिटीज़ को तेज़ी से ऑपरेशन करने का मौका मिलता है। उसके अलावा ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट में एक्सटेंसिव टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज जमा की है। यहाँ तक कि अगर फिजिकल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाए, ह्यूमन एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एयर स्ट्राइक से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये ईरानी प्रोग्राम को नए साइट्स पर या डिफरेंट मेथड्स के जरिए रीबिल्डेबल बनाता है। उसकी जमा नॉलेज बेस पर डिपेंडेंट, हालांकि इसराइल की परमानेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करने से ये एफर्ट्स पार्शियली डिसरप्ट हो सकते हैं। नॉलेज को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इन फैक्टर्स से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की फिजिबिलिटी पर जारी डिबेट को समझा जा सकता है। इश्यू सिर्फ इस मखसूस साइट्स पर एयर स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक कैडर्स और प्रोग्राम को चलाने वाली पॉलिटिकल विल एंड इंटेंट को एंड करने की कैपेसिटी से मुताल्लिक है। हालांकि इसराइल ने हिस्टोरिकली बिगिन डॉक्ट्राइन अप्लाई किया, जो किसी रीजनल एडवर्सरी को न्यूक्लियर वेपन प्रोसेस करने से रोकने पर बेस्ड है, जैसे सन 1981 में इराक के तमोजोन रिएक्टर और सन 2007 में सीरिया के अल-कबार न्यूक्लियर साइट पर बमबारी। लेकिन ईरान का केस बिल्कुल डिफरेंट है। इराक और सीरिया के टारगेट्स सिंगल, रिलेटिवली एक्सपोज्ड और कंस्ट्रक्शन के अर्ली स्टेज में थे, जबकि ईरान का प्रोग्राम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, फुल लोकल डिपेंडेंस और कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग फोर्टिफिकेशन से जाना जाता है। तेहरान ने अपनी कम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ डेवलपमेंट में लॉन्ग वे ट्रेवल किया है, जो उसकी जमा नॉलेज एंड ह्यूमन एक्सपर्टीज़ में रिफ्लेक्ट होता है। ये प्रीवियस सिनेरियोस को रिपीट करना अनरियलिस्टिक बनाता है और उसे इस मिलिट्री लॉजिक से अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए एयर स्ट्राइक्स चाहे कितनी ही पावरफुल हों, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अचीव नहीं कर सकती। यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को फाइनली ख़त्म करना मुमकिन नहीं, टेक्निकल एंड नॉलेज कैपेबिलिटीज़ को एंड करना और ईरान को रीबिल्डिंग से परमानेंटली डिप्राइव करना मुमकिन नहीं। जब तक तेहरान में साइंटिफिक कैडर्स और पॉलिटिकल विल मौजूद है, प्रोग्राम को रिज्यूम होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि नॉलेज को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
ऐसे में इसराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो ये कि वो परमानेंट ईरानी साइंटिस्ट का ही कत्ल कर दे, जैसा कि उसने मौजूदा अटैक के शुरू में किया। लेकिन ये अप्रोच अकेला तेहरान की दहाइयों से जमा नॉलेज को एंड नहीं कर सकता। खासतौर पर उसके लिए ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम किया है और वो एक या दो या तीन इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट नहीं है। एनालिस्ट का ख्याल है कि इसराइल का मैक्सिमम एम एक डिसरप्टिव स्ट्राइक है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल डिले कर दे, इस होप के साथ कि ये टाइम पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज खोले जो उसके रिजम्पशन को प्रिवेंट करें। इसराइली डिसीजन मेकर्स इन लिमिटेशन से अवेयर होने के बावजूद मिलिट्री एक्शन का रियलिस्टिक सीलिंग यानी टेम्पररी डिस्ट्रप्शन लगता है, न कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। यहाँ तक कि ये लिमिटेड गोल भी इंटेंस मिलिट्री एफर्ट और डायरेक्ट यूएस सपोर्ट का डिमांड करता है, खासतौर पर फोर्डो और न्यू माउंटेन कम्प्लेक्सेस जैसे हाईली फोर्टिफाइड साइट्स के मुकाबले में। जब तक कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जिसका इसराइल को इंतजार है, अगर एक्सचेंज ऑफ फायर एस्केलेट होता है, स्ट्राइक का प्राइमरी एम मैक्सिमम पॉलिटिकल प्रेशर इन्फ्लिक्ट करना है ताकि तेहरान को अमेरिकी और इसराइली कंडीशंस एक्सेप्ट करने पर प्रेशराइज किया जा सके। इंटरनल प्रेशर्स बढ़ाने के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ईरानी रिजीम के अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन वो अचीव कर सकता है जो एयरक्राफ्ट्स एंड बॉम्ब्स नहीं कर सकते। देखते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग क्या रुख अख्तियार करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।